এখন আপনাদের সামনে আমাদের বাবা সাহেবের জন্মদিনে আমাদের রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর এমএলসি ছিলেন, তিনি আপনাদের সামনে কিছু কথা রাখবেন। माननीय आतर सिंह जी। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले पूरे विश्व को मानवता प्रेम में बंधुत्व का संदेश देने वाले भगवान तथागत के श्री चरणों में नमन करता हूं और उनके साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष, जिनमें संत, खासकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु घासीदास जी, वीर शहीद बिरसा मुंडा जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु जी के साथ साथ योगेंद्र दास मंडल जी और ठाकुर जी, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब, तत्पश्चात आदरणीय बहन कुमारी माती जी को अपना आदर्श व नेता मानते हुए, सम्मानित साथियों, आज हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी कोलकाता या वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिट के तत्वाधान में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का 68वां परिनिर्वाण दिवस के रूप में यहाँ हमने संगोष्ठी आयोजित की है। और इस अवसर पर यहाँ पर मौजूद बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी प्रणव भाई और सीबो भाई और मंच पर मौजूद हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष मनोज हौलादार जी, हमारे सम्मानित पूर्व उपाध्यक्ष जी मंडल जी, हमारे जो ट्रेजरर हैं कुमुदा संजीव जी, हमारी बहनें माताएं और पूर्ण सभी प्रदेश कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी, जिला कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी, विधानसभा कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, मेरे समक्ष मौजूद बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, सिपाहियों, सम्मानित साथियों, जैसा कि विदित है, हम प्रत्येक 6 दिसंबर में आदरणीय बहन कुमारी माती जी के निर्देश पर जो भी निर्देश हमें मिलता है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब यानी कि इस देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, बौद्ध, पारसी सभी के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लड़ाई को लड़ने वाले और सभी तरह के अधिकार दिलाने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का हम लोग आज 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में इकट्ठे होकर अपने भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं प्रभारी होने के नाते अपनी तरफ से, पूरी स्टेट यूनिट की तरफ से, जिला यूनिट की तरफ से और तमाम मौजूद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों की तरफ से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को सबकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सम्मानित साथियों, जैसा कि विदित है, आप सब लोग देख रहे हैं, देश में जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर देश और प्रदेश में तमाम तरह के अन्याय, अत्याचार दलित समाज और आदिवासी समाज, ओबीसी समाज यानी इस देश में रहने वाले कमजोर वर्ग के साथ जात पात के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, अमीरी गरीबी के नाम पर अन्याय अत्याचार होता आया है, हो रहा है। बीच में अगर इस अत्याचार को ब्रेक लगा तो जब बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में जब भी सरकार बनी, चाहे 1995 में बनी हो, 97 में बनी हो, 2002 में बनी हो, 2007 में बनी हो, इस अन्याय अत्याचार को रोकने का सम्मानित साथियों काम किया गया। और आदरणीय बहन कुमारी माती जी ने बताया कि अगर कोई जुर्म ज्यादती करेगा तो उसका नतीजा क्या होगा। और सम्मानित साथियों में मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है कि बहन कुमारी माती जी ने जब सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी तो 1,26,000 गुंडे मवाली जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम आदरणीय बहन कुमारी माती जी ने कर बहन कुमारी माती जी ने कीर्तिमान स्थापित किया। सम्मानित साथियों, आप सब लोग यहाँ बैठे पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है, कोई किसी का मर्डर करता है, किसी को मारता है, लूट करता है, डकैती करता है, चोरी करता है, तो कानून द्वारा उसको सजा दिलाने का काम किया जाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं पूरे देश में दलितों के साथ बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। शूद्र जिनको कहा जाता है उनके साथ जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। आप सब लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान क्या हाल है कि हमारे अनुसूचित जाति यानी कि जनजाति के हमारे भाई के ऊपर खड़े होकर टॉयलेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मवाली सम्मानित साथियों करते हैं।
कहीं हमारे आदिवासी समाज के लोगों को ट्रक से बांधकर खींच के मार दिया जाता है, हमारी बहन बेटियों को बलात्कार करके उनका मर्डर करके उनको उनके ही खेत में दाब दिया जाता है। ये आप लोगों ने सोचा कि यह अन्याय अत्याचार क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है इसका? कभी आप लोग इसके डीप में गए? कभी आप लोगों ने सोचा? सम्मानित साथियों, कभी भी ताकतवर के ऊपर कोई अन्य अत्याचार नहीं करता, केवल कमजोर के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। जब तक हम लोग कमजोर बने रहेंगे, हम लोग कमजोर रहेंगे, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। और सम्मानित साथियों, कारण सिर्फ हमें ढूंढना पड़ेगा। अकारण किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाए, मेरा मतलब यह है कि जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, मान लिया कोई अपराधी, उसे सजा देने का काम हो रहा है, तो कानून का अपना काम कर रहा है। लेकिन इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर का क्या अपराध है? क्यों उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है? क्यों उसे ताकत से दूर रखा जाता है? क्यों उसे सत्ता से दूर रखा जाता है? क्यों उसके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता है? क्यों उसके बच्चों को डॉक्टर नहीं बनने दिया जाता है? क्यों उनके बच्चों को प्रोफेसर नहीं बनने दिया जाता है? क्यों उनकी बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है? तो ये अन्याय की श्रेणी में आता है, ये अत्याचार की श्रेणी में आता है। क्योंकि बगैर कारण के अगर किसी को किसी भी प्रकार का उसका शोषण होता है तो अन्याय अत्याचार की श्रेणी में सम्मानित साथियों होता है। तो इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर, अल्पसंख्यक, बौद्ध, पारसी, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी समाज के, और मैं ये कहूंगा अल्पसंख्यक समाज के साथ लंबे समय से अन्याय अत्याचार सम्मानित साथियों होता आ रहा है। और समय समय पर हमारे महापुरुषों ने समय समय पर जब जुर्म ज्यादती से ज्यादा बढ़ गई तो ऊपर वाले का, एक गॉड का, ईश्वर का, अपना तथागत बुद्ध का अपना एक तरीका है काम करने का। उन्होंने बहुत सारे लोग जमीन पर ऐसे अवतरित किए जिन्होंने समय समय पर अपने समय पर आंदोलन करने का काम किया और इस देश में रहने वाले शोषितों को, मजलूमों को, गरीबों को, किसान को, मजदूर को उनके हक और अधिकार, उनके हक और हकूक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे उसमें तथागत बुद्ध हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, संत कबीरदास जी हों, रविदास जी हों, चाहे आपके बिरसा मुंडा हो, ज्योतिबा, छत्रपति साहू जी महाराज हो, नारायण गुरु हो, समय समय पर सभी महापुरुषों ने हम लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर होता था, अपने अपने तरीके से उन्होंने आंदोलन किए और हम लोगों को राहत दिलाने का काम किया। सम्मानित साथियों, जब जुर्म ज्यादती हद से ज्यादा बढ़ गई, जब भी लोग हमारे बीच नहीं रहे, तो 14 अप्रैल आप सब लोग जानते हैं 1891 में मध्य प्रदेश की मऊ छावनी में एक तेजस्वी ओजस्वी ने बालक ने जन्म लिया, जिनको हम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के नाम से सम्मानित साथियों जानते हैं। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के साथ समय समय पर अन्याय अत्याचार हुआ। सम्मानित साथियों, जब ये देश गुलाम था, मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, हम लोगों को ना तो राजनीतिक चुनाव, सांसद विधायक छोड़िए, हम लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं था, हमारी बहनों को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, हमारी बहनों को अच्छे कपड़े पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, केवल उन्हें चूल्हा और चौका तक सीमित सम्मानित साथियों रखा जाता था। और इससे भी खराब बात क्या, आप सब लोग जानते हैं, साउथ में दलित समाज की माताओं बहनों को, शूद्र समाज की माताओं बहनों को स्तन ढकने के लिए टैक्स देने का काम करना पड़ता था। किस तरह का अन्याय अत्याचार सम्मानित साथियों भारत में था। साउथ में हमारी माताएं बहनें अपर पार्ट नहीं ढक सकती थी, उस पर भी टैक्स सम्मानित साथियों देना पड़ता था। और मैं बहुजन समाज पार्टी के मंच से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं टीपू सुल्तान का, जिन्होंने टैक्स को खत्म कर उस वक्त हमारी बहन बेटियों को सम्मानित साथियों सम्मान दिलाने का काम किया और उस प्रथा को खत्म करने का काम किया। समय से पर हमारे महापुरुषों ने भी इसी तरह के काम किए, जो अन्याय अत्याचार जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर हुए, उनके खिलाफ सम्मानित साथियों आंदोलन किए और उन्होंने अपने तरीके से हम लोगों को हक और अधिकार दिलाने का सम्मानित साथियों काम किया। महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर, अल्पसंख्यक, बौद्ध, पारसी को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाने का काम किया। यानी कि उन्होंने हम लोगों को शिक्षा देने का अधिकार नहीं था। महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने 1948 में 1 अप्रैल 1848 में
स्कूल बच्चों के लिए स्कूल खोलकर एक नई जो है शिक्षा क्रांति के रूप में उन्होंने एक जो है बहुत सराहनीय काम को किया और हमारी बहन बेटियों को पढ़ाना शुरू करने का सम्मानित साथियों काम किया। उनके ऊपर ये सामंतवादी पैसे वाले लोग जब वो पढ़ाने के लिए जाते थे तो गोबर फेंकने का, कीचड़ फेंकने का काम करते थे, लेकिन वो उससे विचलित ना होकर वो लोग जो है पढ़ने और पढ़ाने का काम किया करते थे। उनके जब उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा, क्योंकि जो सामंतवादी लोग थे वो कहते शिक्षा देने का काम हमारा नहीं है, शिक्षा देने का काम तुम्हारा नहीं है, ये शिक्षा देने का काम यापर का यानी कि ब्राह्मण समाज के लोगों का है, ये दलित ये ओबीसी समाज के लोग शिक्षा देने का काम नहीं कर सकते। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन जो है ज्योतिबा फूले जी और माता सावित्रीबाई फूले जी नहीं माने। उनके फादर गोविंदराव फूले जी को धमकी दी गई, अगर आपके बेटे और बहू ने ये पढ़ने पढ़ाने का काम बंद नहीं किया तो हम आपके परिवार का मर्डर कर देंगे। जब वो दोनों लोग घर लौटे तो उन्होंने कहा कि बेटा आपने ऐसा क्या काम कर रहे हो जो पूरे समाज जो हमारा पूरा घर आपने संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा बाबूजी उन्होंने जो अपने गोविंदराव फूले जी से कहा कि पिताजी हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, जिन घरों में सदियों से, जिन झोपड़ों में सदियों से अंधेरा है वह शिक्षा की जोत जलाकर हम थोड़ा सा उजाला करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो हमें इसकी परवाह नहीं। धन्य परम पूज्य महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने अपनी प्राणों की बाजी लगाकर इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर अल्पसंख्यक बौद्ध पारसी को यानी हम लोगों को शिक्षित करने का सम्मानित साथियों काम किया। छत्रपति साहू जी महाराज ने सबसे पहले अपनी रियासत कोल्हापुर में 1902 में हम लोगों को 50% रिजर्वेशन देकर इस देश में एक मिसाल साबित करने का सम्मानित साथियों काम किया। नारायण गुरु ने भी तमाम तरह की जो कुरीतियां हमारे देश और प्रदेश में सम्मानित साथियों हुई थी, विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया और सती प्रथा का विरोध करके तमाम तरह के सामाजिक कार्य उन्होंने और जो बुराइयां थी समाज में कुरीति उनको खत्म करने का सम्मानित साथियों काम किया। उसके बाद उन्होंने बीड़ा उठाने का काम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने किया। और आप सब लोग जानते हैं गुलाम भारत में हम लोगों को अनुसूचित जाति जनजाति के लोग से के नाम से या नमो शूद्र समुदाय के लोगों से हम लोग जाने जाते हैं। उस वक्त हम शूद्र अति शूद्र के इंडिकेट सम्मानित साथियों हम लोगों को किया जाता था, परंतु पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के सामने में भी तमाम दिक्कतें आई। सम्मानित साथियों सब लोग जानते हैं आपके फादर रामाजी मालोजी सकपाल अंग्रेजों की सेना में सूबेदार मेजर थे। जब वो नन्हे भीमराव अंबेडकर जी का एडमिशन बाबा साहब का एडमिशन कराने गए, उनके भाई आनंद राव साथ गए, तो वहां पर जब उन्होंने गए देखा भाई तो कोई अधिकारी आया है, तो उस टीचर ने कुर्सी देने का काम किया। बच्चे का नाम पूछा, आप सब लोग जानते हैं कि पहले जिसका नाम, फादर्स नेम, फिर एड्रेस, फिर आप कौन सी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर नेशनलिटी इंडिया लिखवाया। फिर उन्होंने पूछा आपकी जाति क्या है, तो उन्होंने बताया शूद्र। बस शूद्र कहते वो कुर्सी पे से खड़ा हो गया जो हेडमास्टर था, जो वहाँ पर जो टीचर था, कि खड़े हो यहाँ से बाहर चलो, आपने हमारी कुर्सी जो है सिद्ध कर दी है और आपकी हिम्मत कैसे हुई कॉलेज में इस स्कूल में घुसने की। तो सम्मानित साथियों देखिए किस तरह के हालात थे। जो व्यक्ति थोड़ी देर पहले सम्मान कर रहा था, चाय पिला रहा था, और जैसे ये पता लगा कि भले ही ये कितना बड़े अधिकारी है लेकिन शूद्र समाज से ताल्लुक रखता है, तैसे ही एडमिशन देने से मना कर दिया। आपके फादर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के फादर बहुत परेशान हुए। उन्होंने फिर अंग्रेजों से जाके कहा, अंग्रेजों ने टीचर को, हेडमास्टर को डांटा कि अगर तुमने इन बच्चों का एडमिशन नहीं किया तो हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो बड़े मुश्किल से नन्हे भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन उनके साथ देखिए मैं बताता हूं किस तरह का माहौल था जब हमारा देश गुलाम था, क्या हालात थे, किस हालात में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब पढ़े। उन्होंने कहा हम 3 शर्तों पर बाबा साहब को यानी कि भीमराव जी को एडमिशन देंगे। पहले नंबर पे के इनको अपने घर से टाट पट्टी लेके आना पड़ेगा, क्लास में नहीं बैठेंगे। दूसरे नंबर पर किसी बच्चों स्कूल में किसी बच्चों के साथ खेलेंगे नहीं। तीसरे नंबर पर इनको पानी यहाँ से नहीं दिया जाएगा, पानी घर से लेकर आएंगे। उनके बाबा साहब के फादर ने सोचा कि शिक्षा के बगैर मनुष्य जो है जानवर के समान है, कैसे भी हो मुझे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करना है। बाबा साहब का आनंद राव जी का एडमिशन हो गया। बाहर से क्लास के बाहर बैठते थे, वहीं से पढ़ लिया करते थे। और सम्मानित साथियों पूरे दिन कभी कभी अगर पानी भूल जाते तो प्यासे रहना पड़ता था। नन्हे भीमराव अंबेडकर जी शुरू से ही बहुत संघर्षशील थे, बाबा साहब शुरू से ही बहुत जिद्दी थे। उन्होंने कहा कैसे भी हो मुझे शिक्षा जरूर लेनी है, मुझे पढ़कर
बड़ा आदमी कुछ ऐसा करना है जो मेरे समाज के साथ जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर अन्यथा अत्याचार हो रहा है, इस अन्याय अत्याचार को खत्म करने का काम करना है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब क्लास के बाहर बैठ के भी हर बार पूरे स्कूल में फर्स्ट आने का सम्मानित साथियों काम करते थे। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कभी कभी एबीएस से जिनको एडिशनल बेसिक शिक्षा अधिकारी बोलते हैं, वो ये देखने आ जाते हैं कि टीचर लोग, मास्टर लोग बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। तो उसी स्कूल में एबीएस से पहुंच गए और उन्होंने देखा तो बाबा साहब की क्लास में पहुंच गए जिसमें नन्हे भीमराव अंबेडकर जी शिक्षा का ग्रहण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने वहां जो अधिकारियों के बच्चे बैठे थे, सामंतवादी पैसे वालों के बच्चे बैठे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने उनसे ये पूछा कि बच्चों बताओ कौन सी ऐसी चीजें जिसे आप देख तो सकते हो, छू नहीं सकते, पाना तो चाहते हो, पा नहीं सकते। तो अब आप देखें तो जो पैसे वाले सामंतवादी लोगों के बच्चे हैं वो क्या कहते हैं और बाबा साहब क्या कहते हैं। एक बच्चे ने कहा, मास्टर जी मुझे जो है स्टार बड़े अच्छे लगते हैं, रात को मैं छत पे जाता हूँ तो रात को जगमग जगमग चमकते हैं और मैं चाहता हूँ, मैं उन्हें देख तो सकता हूँ, छू नहीं सकता, पाना तो चाहता हूँ, पा नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, मेरी पकड़ से बहुत दूर है। दूसरे बच्चे से पूछा कि आप बताइए, तो उन्होंने ये कहा कि मास्टर जी मुझे चंदा मामा बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसको देख तो सकता हूँ, छू नहीं सकता, पाना तो चाहता हूँ, पा नहीं सकता, मेरी पकड़ से बहुत दूर है। एक बच्चे ने ऐसे सूर्य को कहा, उधर देखा एक बालक बाहर बैठा, उन्होंने बच्चे इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? तो बाबा साहब ने कहा कि मेरा नाम भीमराव है। कि बेटा आप बताओ वो कौन सी चीजें जिसे आप देख तो सकते हो, छू नहीं सकते, पाना तो चाहते हो, पा नहीं सकते। तो बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से, बड़े रौंदे हुए गले से कहा कि मास्टर जी वो दूर जो पेड़ के नीचे पानी का घड़ा रखा ना, मटका, मैं उसको देख तो सकता हूँ, छू नहीं सकता, मैं उसको उसमें रखे हुए पानी को पीना तो चाहता हूँ लेकिन पी नहीं सकता। इस तरह की सड़ी गली मानसिक व्यवस्था हमारे देश में जात पात के नाम पर हावी थी, यानी नन्हे बच्चों को भी जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर पानी पीने की परमिशन नहीं थी। बहुत सारी दिक्कतों से बचपन में उनको फेस करना पड़ा और सम्मानित साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब पढ़कर बड़े हुए और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि जैसे और सामंतवादी पैसे वालों के लोगों के बच्चे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, अच्छे बाल कटा के आते हैं, क्योंकि मैं बता दूं उस वक्त हमारे लोगों को कोई बाल भी काटने का काम नहीं करता था। एक बार भीमराव अंबेडकर जी आनंद राव जी को अपने साथ रह गए कि भैया चलते हम भी बाल कटा के आते हैं। आनंद राव जी ये कहने लगे कि भैया हमारे कोई बाल नहीं काटता है, आप क्यों जा रहे हो? करे चलते देखते तो हैं, अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। वहां गए, जब उनका नंबर आया तो बाल काटने वाले ने पूछा कि भैया आप लोगों को तो पहली बार देखा, कौन लोग हो आप? उन्होंने नाम पूछा कि मेरा नाम भीमराव, ने तुम्हारा क्या? आनंद राव। कि आप बताओ कि हम बाल कटाने आएंगे, कि आप कौन से समाज से? उन्होंने कहा शूद्र। जैसे उन्होंने शूद्र कहा, उस बाल काटने वाले ने दो हाथ मारे, 2 लात मारी, नीचे गिरा दिया दुकान से, कहा खबरदार जो अगर दुकान में आए। तो इस तरह की सड़ी गली मानसिक व्यवस्था हमारे देश के अंदर आई थी। मगर बाबा साहब बहुत ज्यादा जिद्दी थे, उन्होंने कहा बाल तो कटा कर ही रहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा संघर्षशील थे। उन्होंने देखा जब कुत्ते बिल्ली के घोड़े के बाल कटते हैं, चलो भैया वहां चलते हैं, देखते हैं वो बाल काटता नहीं काटता। वहां भी वही हाल हुआ कि जहां पर कुत्ते बिल्ली के घोड़े के बाल कट सकते थे, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के बाल काटने का काम नहीं किया गया। इन सब चीजों से बाबा साहब परेशान तो होते थे, लेकिन मनी मन जो है अपने आप को तैयार करने का सम्मानित साथियों काम करते थे। और एक समय ऐसा आया, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने पूरे महाराष्ट्र में मैट्रिक में टॉप, यानी कि पूरे स्टेट में टॉप, यानी मैट्रिक टॉप करने का काम किया। और उस वक्त के जो वहां के जो राजा थे गायकवाड़, उन्होंने बुलाकर पूरे परिवार को बुलाकर उनको शाही भोज पर बुलाया और उनके फादर को, उनकी मदर को, उनके परिवार को, और ये कहा कि भाई इतनी पाबंदियों के बाद इन बच्चे ने पूरे महाराष्ट्र को टॉप किया है, तो मैं इनकी कुछ मदद करना चाहता हूं। तो उन्होंने उनके फादर से पूछा आप क्या चाहते हो? कि मेरा बेटा एजुकेशन लेना चाहता है। तो उन्होंने बाबा साहब से पूछा कि आप क्या करना चाहे, बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? उन्होंने कहा कि राजा साहब मैं बड़े होकर जो हमारे समाज के साथ, हमारे समाज की माताओं के साथ, बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर जो अन्याय अत्याचार होता है, मैं उसको खत्म करना सम्मानित साथियों चाहता हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब केवल हाई स्कूल पास और इतनी बड़ी सोच। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। तो सब उसके बाद उन्होंने इंटर पास की, फिर ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उनको विदेश सम्मानित साथियों भेजा गया। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब विदेश गए और उसके बाद उन्होंने आके जब देखा
कि हालात अभी जस के तस हैं। दोबारा फिर आप लोगों ने फिर दोबारा छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको अपनी रियासत से स्कॉलरशिप देकर विदेश पढ़ने के लिए 1914-15 में भेजने का सम्मानित साथियों काम किया था। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने वहां से बैरिस्टर की पीएचडी की डिग्री कर जब वो वापस भारत में आए, क्योंकि वहां विदेश में जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर अन्य अत्याचार नहीं होता था, तो उन्होंने सोचा भारत में भी हालात बदल गए होंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा कि वही हालात हैं, जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर अन्याय अत्याचार होते हैं। तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने सबसे पहले बहिष्कृत हितकारिणी सभा का सम्मानित साथियों गठन किया। बहिष्कृत माने जिनको बहिष्कृत किया गया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, यानी जो बहिष्कृत है, जो हमारा समाज बहिष्कृत है, उसके हित को साधने वाली सभा बनाकर आंदोलन करने का काम किया। और जब उन्होंने देखा किसी के भी साथ कोई भी अन्य अत्याचार होता था तो उसको हाई कोर्ट में खींच के लेके जाते थे, कोर्ट में खींचकर, और कोर्ट से सजा दिलाने का काम करते थे। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जब वहां से आए थे मप्पा के बाहर से, तो अपने एक दोस्त के साथ पेरेंट के रूप में रह रहे थे। तो उन्होंने बताया बड़े अच्छे छात्र हैं, हर बार में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने हर बार टॉप करने का काम किया है। उनकी पत्नी को ये नहीं मालूम था कि समाज से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन दोनों दोस्त, बाबा साहब और उनका दोस्त, जब कोर्ट से आ रहे थे, घर पे देखा तो सारा सामान बाबा साहब का बाहर पड़ा था। बाबा साहब का बिस्तर पड़ा है, बाबा साहब का अटैची पड़ी है, हैट है, बाबा साहब का कोट है, छड़ी है। तो उन्होंने कहा ये मेरा सामान कैसे बाहर पड़ा है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, उनका दोस्त अंदर गया, उनकी पत्नी ने गालियां देनी शुरू कर दी। तुम तो कह रहे थे बड़े होशियार हैं, ये बहुत बड़े बैरिस्टर की डिग्री लेके आए, अरे ये तो शूद्र है, मेरे घर का जो है इन्होंने अशुद्ध कर दिया। तो आप ये देखिए कि जब तक उन्हें नहीं पता था कि ये शूद्र है, तब तक तो घर में रखा, और उसके बाद सारा सामान सड़क पर फेंकने का काम किया। इस तरह की सड़ी गली व्यवस्था हमारे देश में सम्मानित साथियों गुलाम भारत में हावी थी। बाबा साहब ने पूरा सामान इकट्ठा किया, रात को एक पोल के नीचे बैठे और मन ही मन ये संकल्प लिया कि मैं इतना पढ़ लिख कर आया हूँ, बैरिस्टर की डिग्री लेके आया हूँ, डीलिट की डिग्री लेके आया हूँ, जब मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है तो मेरे देश के बहन भाइयों में के, मेरे पूरे देश में बहन भाइयों के साथ, मेरे समाज के साथ कितना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा होगा। बाबा साहब ने मन ही मन संकल्प लिया मैं इस अत्याचार को खत्म करने का सम्मानित साथियों काम करूंगा। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने जन जागृति करने का काम किया। शाम दिन में कोर्ट में जाते थे, शाम को गली मोहल्ले बस्तियों में जन जागृति पैदा करने का काम करते थे। तो सबसे पहले बाबा साहब ने जो बड़ा आंदोलन किया 20 मार्च 1927 में, आप सब लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के मानसरोवर में, जिसको चापदार तालाब कहते हैं, वहां पर कुत्ते बिल्ली गले घोड़े तो पानी पी सकते थे, लेकिन शूद्र समाज के लोग, नमो शूद्र समुदाय के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, ओबीसी समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने 15-20 हजार लोग इकट्ठे किए और वहां आंदोलन के रूप में पहुंचे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, तथाकथित कांग्रेस के मुखिया और गांधीयन पार्टी के लोगों ने अंग्रेजों को यह बोल दिया कि यहाँ पर एक पुरानी व्यवस्था है, यहाँ पर शूद्र समाज के लोगों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, अगर यहाँ पर शूद्र समाज के लोगों ने पानी पिया तो जातीय संघर्ष हो जाएगा। वहां पर जो है अंग्रेज पुलिस लग गई, बाबा साहब पहुंचे, लोगों ने नारे लगाए, और जैसे ही बाबा साहब ने पानी पिया था वो लाठीचार्ज हो गया। बाबा साहब के सर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, लेकिन बाबा साहब आंदोलित हुए और पूरी तरीके से उनको ध्वस्त करने का काम किया। और बाबा साहब ने कहा कि ये मेरी जिद थी कि ये हम इस पानी को पी के अमर नहीं हो जाते, ये पानी हमारे लिए अमृत नहीं है, लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता था, जिस तरीके से यहाँ पर पैसे वाले सामंतवादी लोग इस देश के निवासी हैं, हम भी इस देश के निवासी हैं, जो अधिकार उनके हैं वो अधिकार हमें होने चाहिए। धन्य परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, जिन्होंने हमें सबसे पहले सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने का अधिकार दिलाने का सम्मानित साथियों काम किया। वैसे बाबा साहब कभी मंदिर नहीं गए, लेकिन ओबीसी समाज के लोगों का जो ध्यान धर्म की तरफ ज्यादा होता था, तो बाबा साहब ने ये साबित करने के लिए कि कोई भी भगवान, कोई भी खुदा, कोई भी गॉड केवल तुम्हारा नहीं है, अपर कास्ट के लोगों, सामंतवादी समाज के लोगों, पैसे वाले पूंजीपति लोगों, सबके भगवान सबके लिए बराबर होता है। तो उन्होंने 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में एक बड़ा आंदोलन करके वहां पूजा अर्चना करने का अधिकार दिलाने का काम किया। जब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने देखा मेरा समाज कुछ जागृत हो गया, इकट्ठा हो गया है, तो इनको अब मुझे राजनीतिक ताकत पैदा करनी है, क्योंकि सारी ताकत आप सब लोग जानते हैं, मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में कुछ नहीं रखा। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने ये कहा है
कि अगर आप अन्याय अत्याचार से छुटकारा पाना चाहते हो, अगर आप राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक ताकत चाहते हो, तो भारत में केवल 2 मंदिर हैं। भारत में केवल 2 मंदिर हैं। जाइए और उन पे कब्जा करिए। वो 2 मंदिर कौन से हैं? देश की लोकसभा और हर प्रदेश की विधानसभा सबसे बड़ा मंदिर है। आप जाइए, कब्जा करिए, आपको अन्याय अत्याचार से आपको छुटकारा मिलने का काम होगा। पानी मंगा लेंगे। तो सम्मानित साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने सांकेतिक ये भी कहा कि सुबह 2 घंटियां बजती हैं। एक सुबह 2 वेल होती हैं। एक वेल धार्मिक स्थल की बस्ती है, एक वेल एजुकेशन स्थल की बस्ती है। आपको किधर जाना है? एक संस्था आपको अधर्म की, आपको अंधकार की तरफ ले जाती है और दूसरी घंटी आपको एजुकेशन करके आपको तरक्की की तरफ ले जाती है। ये आपको तय करना है कि आपको एजुकेट होकर आपको तरक्की की तरफ जाना है या आपको अंधकार की तरफ जाना है। तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई हम लोगों को ताकत जो है लोकसभा और विधानसभा में, राजनीति में ताकत है। तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने ऊपर जाकर अंग्रेजों से ये कहा कि जैसे पैसे वाले सामंतवादी लोगों को, इस देश में रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ लोगों को वोट का अधिकार है, मेरे समाज को भी वोट का अधिकार होना चाहिए, सांसद बनने का, विधायक बनने का अधिकार होना चाहिए। हम लोगों को उससे पहले वोट का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि हम भारत में जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर अन्याय अत्याचार होता है। तो अंग्रेजों ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड जी का। रामसे मैकडोनाल्ड जी ने लॉर्ड लिथियम कमेटी बनाकर इस बात को पक्का करने के लिए कि जो डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं वो बात सही है कि नहीं, यहाँ पर लॉर्ड लिथियम कमेटी आई। उन्होंने जांच करना शुरू किया कि अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि शूद्र, नमशूद्र, शूद्र समाज और अतिशूद्र समाज के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है कि नहीं होता है। उन्होंने एक शेड्यूल बनाया कि हम भारत में इधर से जाकर पूरे देश का भ्रमण करेंगे और इंग्लैंड जाकर ये इसको रिपोर्ट को रखेंगे। सम्मानित साथियों, 28 में जो है वो कमेटी यहाँ पर आई और इन्होंने सोचा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के लोग तो मान ही लेंगे कि जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर अत्याचार होता है, लेकिन OBC समाज के लोगों को भड़काने का काम किया। ये कांग्रेस एंड कंपनी के लोग, ये RSS के लोग सबसे पहले सैनी समाज के पास गए कि आप, अगर यहाँ पर एक अंग्रेज दल आएगा, अगर आपने कह दिया कि आपके ऊपर जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर अत्याचार होता है, तो आप अम्बेडकर की बिरादरी में शामिल हो जाएंगे। इन लोगों ने हम लोगों को अलग अलग बांट रखा था। यानी हम अतिशूद्र थे। कौन? अनुसूचित जाति जनजाति शूद्र समाज के लोग। हम अतिशूद्र, ये शूद्र थे क्योंकि यादव से उनको दूध निकलवाना था और यह जो है माली से उनको, यानी कि जो है उनको अपना खेती किसानी का काम कराना था, किसी से सफाई का काम कराना था। उन्होंने उसी हिसाब से उन्होंने जातियों में बांटने का, सम्मानित साथियों, काम किया। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने सबको इकट्ठा करने के लिए पूरी बात समझाई। तो गांधी एंड कंपनी के लोगों ने जब पूरा भ्रमित कर दिया पाल समाज के लोगों, प्रजापति समाज के लोगों को, तो जब अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि आपके ऊपर जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर अत्याचार होता है, तो उन्होंने मना कर दिया। केवल उस वक्त 18% लोगों ने माना कि हमारे ऊपर जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर अत्याचार होता है। तो ये जो हमें रिजर्वेशन मिला 18 अगस्त 1932 को कॉमनवेल्थ अवार्ड के तहत, हम लोगों को सबसे पहले रिजर्वेशन दिलाने का काम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने किया। उसके बाद में और वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। उसके बाद फिर संविधान बनाने का मौका मिला तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने आर्टिकल 340 लिखकर OBC समाज को रिजर्वेशन, सम्मानित साथियों, देने का काम किया और हर वर्ग के लोगों को और नारी को पुरुष के बराबर करने का काम किया। मेरी बहन बेटियां बैठी, एक कोटेशन में कहना चाहूंगा कि जब तक भारतीय संविधान नहीं बना था तो मेरी माताओं बहनों, आपकी क्या वैल्यू थी? आपको केवल चूल्हा और चौका तक सीमित रखा जाता था। आपको सम्मान दिया जाता था जब आप बेटा पैदा कर देती थी, नहीं तो अगर लड़की पैदा हो गई तो नन्नन और सासी औरत होकर औरत पे अत्याचार करती थी। तो जब भारतीय संविधान बना और आप लोगों को पूरा राइट मिला, तो मेरे कहने का मतलब ये, आप पढ़ी लिखी, डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, प्रोफेसर बनी, साइंटिस्ट बनी। अगर कल्पना चावला सबसे पहले अंतरिक्ष में गई,
श्रीमती पाटिल सबसे पहले देश की राष्ट्रपति बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री बनी, और आदरणीय बहन कुमारी माधवी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, और जयललिता जी मुख्यमंत्री। अरे ममता बहन, अगर आप भी यहाँ मुख्यमंत्री बनी हो तो किसी देवी देवता की देन नहीं, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के बनाए ये संविधान की देन है। आपको संविधान का सम्मान करना चाहिए, बाबा साहब के अनुयायियों का सम्मान करना चाहिए। तो ये आपको जो सम्मान मिला है, और मैं ये कहूंगा बड़े गौरव के साथ, मुझे बड़ा अनुभव कि मैं बड़े गौरव का अनुभव हो रहा कहते हुए, अगर द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाली हमारी बहन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी अगर राष्ट्रपति बनी है तो वो देन किसी देवी देवता की नहीं, वो देन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और उनके बनाए संविधान की है। सम्मानित साथियों, आप लोग किसी भी, क्योंकि सभी धर्म को बाबा साहब ने भारतीय संविधान में बराबर सम्मान दिया, किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग भारतीय संविधान को भी, जो हमारा अधिकार ग्रंथ है, पूजा स्थल पर रखकर रोज उसके दर्शन कर कर उसको माथे से लगाकर उसका भी सम्मान हम सब साथियों को, माता बहनों को सम्मानित साथियों करना चाहिए। तो सम्मानित साथियों, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि समय समय पर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के रास्ते में तमाम लोगों ने रोड़े अटकाने का सम्मानित साथियों काम किया, उन्हें अपमानित करने का काम किया, शरीर ने साथ देना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 महीने में संविधान को लिखने का काम किया था। तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब कभी हार नहीं माने, और जब आदमी रात दिन जगता है तो फिर शुगर और जो है बीपी की चपेट में आ जाता है। बाबा साहब का स्वास्थ्य खराब रहने लगा, उन्होंने फिर जनजागृति पैदा करने के लिए पत्रकार यानी किताबें लिखनी शुरू करी। सबसे पहले मूक नायक, जनता, समता, शूद्र कौन, शूद्रों की खोज, शूद्र कौन और कैसे, और जो है बहिष्कृत भारत और इनहेलेंस ऑफ द कास्ट, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का दिमाग ही घूम गया था और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, समय समय पर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के राह में इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इन आरएसएस के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने राह में रोड़े अटकाने का काम किया। अरे मैं ये कहना चाहूंगा इस मन से, अरे बाबा साहब के राह में रोड़े अटकाने वालों, बाबा साहब को परेशान करने वालों, जब भी इतिहास के पन्नों को उल्टा या पलटा जाएगा, तुम्हारा नाम तो जाने अनजाने में आएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा साथियों, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। तो सम्मानित साथियों, बारिश आ गई है, फिर मैं आपके बीच रहूंगा, फिर बताऊंगा। आप सबके यहाँ पहुंचने पर मैं आपको जज्बे को नमन करता हूं, और आप सबकी तरफ से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को शीश झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब लोगों से विदा चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, नमो बुद्धाय।